नमस्कार दोस्तों। संकल्प अकेडमी के इस वीडियो लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं का सामाजिक अध्ययन का पहला अध्याय। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला अध्याय है, इसका क्या नाम है? समानता। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? समानता को लेकर हम इसमें विशेष अध्ययन करेंगे। यानी कि समानता किस प्रकार से समानता जो है किस प्रकार से हमारे सिलेबस का भाग है। यानी कि हम इसमें छठी के अंदर भी हम समानता के बारे में कुछ थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। ठीक है, जैसे हम एक शब्द हमेशा सुनते आए हैं, लोकतंत्रीय। ठीक है, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? जनता का शासन। लोकतंत्र में कौन शासन करता है? जनता। ठीक है, यानी कि सीधे सीधे जनता वोट के माध्यम से अपने शासकों को चुनती है। ठीक है, यानी कि जनता वोट के माध्यम से अपने शासकों को चुनती है, उसी को हम क्या कहते हैं? लोकतंत्र। ठीक है, आप इसमें देख रहे होंगे ये लोग वोट देने के लिए लाइन में लगे हैं। ठीक है, इसे थोड़ा और नीचे करके दिखाते हैं। ये लोग जो है ये वोट देने के लिए किसान है, शिक्षक है, व्यापारी है। ठीक है, ये जो बाकी सारे लोग हैं ये सारे के सारे क्या है? अपने एक साथ लाइन में लगे हुए हैं। यानी कि यहाँ पर क्या है? समानता। यानी किसी को ऐसा नहीं है कि आप आइए, आप अमीर आदमी हैं तो आप आइए, आगे पहले वोट दे दीजिए। ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर क्या है? यहाँ पर समानता स्थापित की गई है। किस लिए क्या कर रहे हैं सारे लोग? ये सारे अपना क्या कर रहे हैं? शासक चुनने के लिए यहाँ पे वोट देने के लिए आए हैं। ठीक है, तो इसी के अर्थ में हम समानता को लेते हैं, यानी कि किसी के साथ हम विशेष तरह का व्यवहार नहीं करते। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? समानता। जैसे कि इसमें भी बात कर रहे हैं, आप किताब साथ में रखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये क्या बात कर रहे हैं आपस में कि जो बाकी सारे लोग हैं ये सारे क्या है? लाइन में लग के आ रहे हैं। ठीक है, कोई भी जितना भी अमीर आदमी है वो भी लाइन में लग के आ रहा है, और जो गरीब है वो भी लाइन में लग के आ रहा है। तो इससे क्या स्थापित होती है हमारे समाज में? समानता। लेकिन ऐसा सब जगह पर नहीं होता। ठीक है, क्या होता है कि जो अमीर आदमी होते हैं यहाँ, जो लोग होते हैं, यानी जो जीतने के बाद जिनको हम वोट देते हैं, वो क्या होता है? वोट लेने के बाद जो अमीर वाला हिस्सा होता है, जो अमीरों का रहने वाला जगह होती है, वहाँ पर ज़्यादा विकास करते हैं, और गरीबों को वाली जगह पर विकास कम करते हैं। ठीक है, जैसा कि अब इस बात को पढ़ के आपको पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए आगे और देखते हैं। ठीक है, अब इस वाले जो कन्वर्सेशन को, ये जो मैगजीन की तरह कन्वर्सेशन बनाई हुई है, इसको ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, मैं आपको इसका बता देता हूँ, समरी बता देता हूँ क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, ये जो कांता है ये चुनाव में वोट देने जाती है। वहाँ पर ये देखती है कि इसके जो साहब हैं वो भी लाइन में लगे हुए हैं, सारे लोग लाइन में लग के वोट दे रहे हैं। ठीक है, वो वहाँ पर एक प्रकार की समानता देखती है। लेकिन जब वो अपने क्षेत्र में आती है तो इसको ये लगता है कि ये जो इसकी बेटी है ये बीमार है। ठीक है, और इसमें बहुत इसकी बस्ती जो है वो बहुत गंदगी है इसकी बस्ती में। ठीक है, ये भी एक बीमारी का कारण हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलता हूँ। हाँ, अभी कांता क्या करती है? अपने बच्चे को ले जाके एक सरकारी अस्पताल में ले जाती है, जहाँ पर भी काफ़ी लंबी लाइन है। ठीक है, और इसमें उसका इलाज होता है सरकारी अस्पताल में, जहाँ पे अव्यवस्था भी कई प्रकार की है। ठीक है, तो ये देखिए, अभी हमने चुनाव में क्या देखा? जब वोट देने की बारी आई तो इसमें एक प्रकार की समानता थी। ठीक है, जब वोट देने की बारी आई तो इसमें एक प्रकार की समानता थी। लेकिन अभी अन्य प्रकार की कुछ असमानताएं भी हमारे समाज में देखने को मिलती हैं। किस प्रकार की असमानताएं हमें देखने को मिल रही हैं इसमें? चलिए एक बार आगे इसे देखते हैं। हाँ, जब कांता क्या है कि जब भारतीय लोकतंत्र के अंदर हम रहते हैं तो हमें क्या होता है? एक मताधिकार प्राप्त होता है, यानी कि वोट देने का राइट। आपके पास एक वोट देने का राइट जो होता है उसे ये मताधिकार होता है, जिससे अपना दैनिक जीवन और अन्य कार्य की स्थितियों से समाज से बहुत दूर है। निर्धन होने के अतिरिक्त भारत में लोगों को अन्य कारणों से असमानता का सामना करना पड़ता है। केवल यहीं पर समानता दिखती है, लेकिन जब निर्धन जो लोग होते हैं, जिनके पास पैसा कम होता है, उनको कई तरह की असमानताओं का भी सामना करना पड़ता है। ठीक है, अब ऊपर की कहानी आप पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, ये दोनों की दोनों जो है वास्तविक घटनाओं पर आधारित है, और ये भारत में होने वाली, मतलब आप भी आराम से देख सकते हैं अपने आसपास की चीज़ों में, आपको दिख जाएगी कि असमानता किस प्रकार से समाज में व्याप्त है। भारत में जो है सामान्यतः प्रचलित असमानताओं में से एक है जातिगत व्यवस्था। यानी कि भारत में जो समानता का सबसे बड़ा क्या कारण है? एक है जातिगत व्यवस्था। ठीक है, अगर आप ग्रामीण भारत में रहते हैं तो आप जाति की पहचान का ज़्यादा अनुभव होगा आपके पास।
ठीक है, ये आप बहुत छोटी सी आयु में आपको अगर गांव वाले एरिया में रहते हैं आप, ठीक है, तो आपको जाति के बारे में बहुत छोटी उम्र से ही पता चल जाता है, ठीक है, कि आपको एक विशेष जाति के नाम से बुलाया भी जाता है। अगर आप शहर वाले क्षेत्र में रहते हैं तो आपको थोड़ा विश्वास नहीं होगा जात पात को लेकर, लेकिन आपको थोड़े दिनों बाद अपने आप ही, मतलब जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी और आपको थोड़े उसके बारे में पता चलने लग जाएगा। ठीक है, आप एक समाचार के प्रमुख जो विज्ञापन आते हैं उसके अंदर जो विवाह के लिए विज्ञापन दिए होते हैं, अब उस कॉलम को देखिए तो आप समझ जाएंगे कि जो उच्च शिक्षा प्राप्त लोग हैं, यानी कि हम ऐसा मान सकते हैं कि जो शहरों में प्राप्त लोग हैं वो जाति व्यवस्था को नहीं मानते हैं। लेकिन जब आप इस समाचार पत्र के इस वाले पृष्ठ को देखेंगे, इस वाले पन्ने को देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से उच्च शिक्षा प्राप्त लोग भी, जो भारतीय शहरी लोग हैं, उनके दिमाग में भी जाति कितनी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें आपको पता चल जाएगा। इसमें आप जब ये विज्ञापन आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो पढ़े लिखे तो बहुत ज़्यादा लोग हैं, लेकिन वो जो अपना विवाह संबंध है वो केवल एक अपनी जाति व्यवस्था में ही स्थापित करना चाहते हैं। चलिए आइए अब एक कहानी पढ़ते हैं। ठीक है, अब एक कहानी है जो स्कूल जाने वाले एक दलित बच्चे के अनुभव के बारे में है। ठीक है, और जो दलितों के बारे में आप पहले से मतलब पिछले पुस्तक में पढ़ चुके हैं। ठीक है, दलित एक ऐसा शब्द है जो निचली कही जाने वाली जाति के लोग स्वयं को संबोधित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, दलित से मतलब ये होता है कि जो नीचे जाति वाले लोग हैं, ठीक है, उनका नाम एक रख दिया गया है दलित, यानी कि जो नीची जाति वाले लोग होते हैं उन्हें अपने को बुलाने के लिए दलित शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दलित का अर्थ होता है दबा और कुचला या फिर टूटा हुआ। इस शब्द का प्रयोग हम दलित के कर सकते हैं कि पहले उनके अंदर भेदभाव होता था, जो कि आज तक भी किसी न किसी रूप में व्याप्त है समाज में। ठीक है, चलिए हाँ, हम ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो बात करते हैं, ठीक है, वो एक प्रसिद्ध लेखक, दलित लेखक में है। इनकी आत्मकथा का नाम है जूठन। ठीक है, इनकी किताब है, इन्होंने अपनी जीवनी लिखी है जूठन के अंदर, जो उन्होंने अपने अनुभव उसमें साझा किए हैं। स्कूल में वो क्या 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 लिखा है इन्होंने इसमें, चलिए इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं। स्कूल में वह दूसरों से दूर बैठना पड़ता था उन्हें। ठीक है, और उन्हें ज़मीन पर ही बैठना पड़ता था। अपनी बैठने की जगह तक आते आते चटाई छोटी पड़ जाती थी। कभी कभी तो एकदम पीछे के दरवाजे के पास बैठना पड़ता था, जहाँ से ब्लैक बोर्ड पर अक्षर भी नहीं दिखाई देते थे। कभी कभी तो बिना कारण भी पिटाई हो जाती थी। जब वे कक्षा 4 में थे तो प्रधान अध्यापक ने ओम प्रकाश से स्कूल में और खेल के मैदान में झाड़ू लगाने को कहा। वे लिखते हैं कि लंबा चौड़ा मैदान मेरे वजूद से कई गुना बड़ा था। जिसे साफ करने में मेरी कमर दर्द करने लगी थी। ये साफ करने में क्या होता, उनकी कमर दर्द करने लगी थी। धूल से चेहरा और सिर अट आया था। मुंह के भीतर धूल से घुस गई थी। मेरी कक्षा के सभी बच्चे पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था। हेडमास्टर अपने कमरे से बैठे थे, लेकिन उनकी निगाह मुझ पर टिकी थी। पानी पीने तक की इजाज़त नहीं थी। पूरा दिन मैं झाड़ू लगाता रहा। स्कूल के कमरों की खिड़की, दरवाजे, मास्टर जी और अन्य लड़के जो थे वो क्या कर रहे थे, छिपकर तमाशा देख रहे थे। ओम प्रकाश ने अगले 2 दिन तक स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगवाई जाती रही। ये क्रम तब रुका जब उधर से गुजरते हुए उसके पिताजी ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते हुए देखा। उन्होंने शिक्षकों का साहसपूर्ण सामना किया और ओम प्रकाश का हाथ पकड़कर स्कूल से बाहर ले जाते हुए ऊंचे स्वर में सबको सुनाते हुए कहा, मास्टर हो इसलिए जा रहा हूँ, इतना याद रखना, इसलिए मास्टर हो या मास्टर ही पढ़ेगा इसी मदरसे में, और मैं ही इसके बाद भी आगे पढ़ाने को। ठीक है, यानी कि वो अपनी स्थानीय भाषा में मास्टरों को कुछ कहते हुए बाहर चले जाते हैं। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये है जूठन की, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की लिखी हुई किताब। ठीक है, हाँ, दूसरी कहानी को पढ़ते हैं। हाँ जी, तो ये दूसरी कहानी है, एक ऐसी घटना पर आधारित है जो कि भारत में एक बड़े शहर में घटी है। ठीक है, इसमें अधिकांश भागों में ऐसा होना एक सामान्य बात है। यह श्रेणी है जिसमें श्रीमती आंसारी की है, जो शहर में किराए का मकान लेना चाहते हैं। ठीक है, और वे पैसे वाले थे, इसलिए किराए की तो कोई उनके पास समस्या नहीं थी। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या उनके पास दिक्कतें आती हैं, ये देखते हैं। वे मकान ढूंढने में मदद के लिए एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गए। डीलर ने उन्हें बताया कि वह कई मकान के बारे में जानता है जो किराए के लिए मिल सकते हैं। तो वो पहले मकान देखने गए।
अंसारी दंपत्ति को मकान बहुत अच्छा लगा, उन्होंने इसके लेने का निर्णय भी कर लिया। पर जब फिर मकान मालिक उनके नाम सुनते हैं तो उन्हें बहाने बनाने लगी और वो क्या कहने लगी कि मांसाहार लोगों को मकान नहीं दे सकती, क्योंकि उस बिल्डिंग में कोई भी मांसाहारी व्यक्ति निवास नहीं करता है। प्रॉपर्टी डीलर और अंसारी दंपति दोनों सुनकर चकित रह गए। ठीक है, यानी कि प्रॉपर्टी डीलर भी और वो जो अंसारी जो लोग थे वो भी ये सुनकर चकित रह गए कि अब इन्हें मना कर रहे हैं देने से। पहले तो दे रहे थे, लेकिन अब उनका नाम सुनने के बाद उनको मकान देने के लिए वो राजी नहीं हुए। ठीक है, तो फिर उनके सामने दूसरे और कई बार सारे मकान उनको पसंद भी आए, लेकिन हर जगह बहाना बनाकर उनको हटाया जा था, मना कर दिया जा रहा था। ठीक है, क्योंकि उनका नाम सुन के। तो प्रॉपर्टी डीलर ने क्या सुझाव दिया कि आप अपना नाम बदल कर और कोई नाम रख ले, श्रीमती कुमार रखना चाहेंगे या फिर कोई भी अपना नाम बदल लीजिए। अंसारी दंपत्ति ऐसा करने के लिए इच्छुक नहीं थे, इसलिए उन्होंने कुछ और मकान देखने का निश्चय किया। अंत में लगभग 1 महीने ढूंढने के बाद उन्हें एक मकान मालिक मिला जो उन्हें किराए पर मकान देने को तैयार था। ठीक है, यानी कि इन्हें मकान देने को भी कोई तैयार नहीं था, केवल इनके नाम की वजह से। ठीक है, मानवीय गरिमा की मूल्य। ठीक है, आइए हम पढ़ते हैं डिग्निटी ऑफ लाइफ, ह्यूमैनिटी। आइए, मानव गरिमा का मूल्य। अब तक आप समझ गए होंगे कि कुछ लोग जो होते हैं, लोगों के साथ पर्यायी असमानता का व्यवहार केवल इस कारण होता है कि उनका जन्म या फिर उनकी जाति या फिर उनका लिंग या फिर उनका धर्म, ठीक है, धर्म से हुआ। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये असमानता या भेदभाव का एक कारण है। और वे उच्च वर्ग के हैं या मध्यम या निम्न वर्ग के। ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी परिवार के साथ असमानता का व्यवहार जाति और धर्म के कारण से हुआ। ठीक है, जैसा कि हमने ऊपर कहानी में पढ़ा। जब जब लोग असमानता का व्यवहार का जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है। ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी दंपत्ति के साथ किए गए व्यवहार के कारण उनकी गरिमा को ठेस पहुंची है। और ओम प्रकाश वाल्मीकि को उनकी जाति के कारण स्कूल में झाड़ू लगवाकर शिक्षक और ने उसको बुरी तरह आहत किया और उन्हें यह महसूस कराया कि वे विद्यालय के अन्य छात्रों के समान नहीं हैं, उनसे कमतर हैं। बच्चा होने के कारण ओम प्रकाश वाल्मीकि स्वयं इस बारे में कुछ अधिक नहीं कर सके, किंतु जब उनके पिता ने उनको झाड़ू लगाते हुए देखा तो उन्होंने इस असमान व्यवहार पर क्रोध जताया और उन्होंने अपने शिक्षक को उन्होंने जो अपने शिक्षक थे उनके सामने विरोध भी प्रकट किया। जब लोगों ने दंपति जो अंसारी दंपत्ति है इनको मकान देने से मना कर दिया, किराए में इनकार कर दिया, तो उनके सम्मान को भी ठेस पहुंची। फिर जब प्रॉपर्टी डीलर ने नाम बदलने का सुझाव दिया तो उनके आत्मसम्मान ने ऐसा करने से रोक दिया और उन्होंने सुझाव को ठुकरा दिया। ओम प्रकाश और जो अंसारी दंपत्ति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था। वे उसी गरिमा के हकदार हैं जो कि अन्य कोई भी व्यक्ति होता है। ठीक है, ये भारतीय लोकतंत्र में असमानता के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। यानी कि भारत के लोकतंत्र में किस प्रकार की समानताएं हैं या फिर संविधान ने हमें किस प्रकार के अधिकार दिए हैं। संविधान सब व्यक्तियों को समान मानता है। इसका अर्थ है कि देश के व्यक्ति चाहे पुरुष हो या स्त्री, किसी भी जाति, धर्म, शैक्षिक, आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हो, वे सब समान माने जाएंगे। यानी कि संविधान में क्या है, सभी व्यक्तियों को समान माना गया है। यानी कि कानून के समक्ष समानता की बात की गई है, यानी संविधान में सभी समान होंगे। लेकिन इसके बाद भी हम ये नहीं कह सकते कि असमानता खत्म हो गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि संविधान में लिख भर देने से कि सब जो है समान होंगे। ठीक है, सब समान होंगे ऐसा लिखने से ऐसा नहीं है कि असमानता खत्म हो गई है, असमानता भी बनी हुई है। ये खत्म नहीं हुई है, लेकिन फिर भी क्या है, ये कम थोड़ी जरूर हो गई है। ठीक है, कम से कम भारतीय जो व्यक्ति हैं, ठीक है, यानी कि जो भारतीय व्यक्ति हैं कम से कम जो भारतीय संविधान में सभी व्यक्तियों को समानता और सिद्धांत का मान्य किया गया। यानी कि सबने ये मान तो लिया है। ठीक है, अभी कम हुई हो ना हुई हो एक अलग बात है, लेकिन सबने मान लिया है, या भारतीय संविधान ने भी ये मान लिया है कि जो सभी व्यक्ति समान है। ठीक है, इस वाले सिद्धांत को माना गया है। जहाँ पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा करने के लिए कोई कानून ही नहीं था। ठीक है, लेकिन अब क्या है, अनेक कानून लोगों की समानता तथा उनके साथ असमानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद हैं। ठीक है, जब पहले कोई कानून ही नहीं था, लेकिन आज कानून है समानता स्थापित करने के लिए। ठीक है, समानता जो है समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान है
ठीक है, उनमें से कुछ जो है जैसे कि प्रथम कुछ कानून इस प्रकार के हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे। ये पहला जो कानून क्या है, प्रथम क्या है, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति जो है समान होगा, यानी कि इक्वलिटी बिफोर लॉ होगा, यानी कि कानून के समक्ष सबके सब समान होंगे। इसका तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर कांता जैसे घरेलू में काम करने वाली नौकरानी, यानी जिसके बारे में अभी पाठ के शुरुआत में पढ़ा, ठीक है, ये क्या है, कानून के समक्ष कानून का पालन करना होगा। ठीक है, सभी को एक ही जैसे कानून का पालन करना होगा। दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, यानी कि किसी के साथ भी उसके धर्म, जाति और जन्म स्थान को लेकर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता। तीसरा, हर व्यक्ति जो है सार्वजनिक स्थान पर आ जा सकता है। इनमें खेल के मैदान, होटल, दुकानें, बाजार आदि सम्मिलित हैं। सब लोग सार्वजनिक कुओं, सड़कों और नहाने के घाटों का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। चौथा, अस्पृश्यता का उन्मूलन। ठीक है, ये कुछ जो है हमारे जो आपको बताए गए हैं, ये समानता के मौलिक अधिकारों के अंदर आते हैं हमारे। ठीक है, मौलिक अधिकार क्या होते हैं हम आगे आने वाले कुछ चैप्टर में पढ़ेंगे। शासन में संविधान के कुछ मान्य किए गए असमानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया गया। पहला था कानून के द्वारा और दूसरा था सरकार की योजनाओं के द्वारा। ठीक है, यानी कि जो समानता को स्थापित करने के लिए क्या किया गया, एक तो पहला कानून के द्वारा यानी संविधान में लिख दिया गया। ठीक है, संविधान में लिख दिया गया और कानून बना दिया गया, और इसके लिए क्या बनाया गया, कोर्ट। ठीक है, आप कोर्ट जा सकते हैं। और दूसरा क्या था कि सरकार ने कुछ ऐसी योजनाएं चलाई सुविधाजनक, जिससे कि जो कमज़ोर वर्ग है इनको मदद मिल सके। ठीक है, और आगे चलते हैं। भारत में कई अनेक ऐसे कानून हैं। भारत में अनेक ऐसे कानून हैं जो कि लोगों की सहायता करते हैं। भारत में देखेंगे अब जिसकी अनेक ऐसे कानून हैं जो कि व्यक्तियों की समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। यानी कि आप समान व्यवहार किस तरह से स्थापित की जाए, ये भारत में अनेक तरह के कानूनों के द्वारा स्थापित किया गया है। ठीक कानून जो है, कानून के साथ साथ सरकार भी उन समुदायों के साथ और अन्य सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ है, उनके जीवन को सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लाती है। ठीक है, यानी कि सरकार भी समय समय पर ऐसा करती है कि जो पीछे रह गए लोग, यानी कि पिछड़े जो लोग हैं, उनके साथ उनको मुख्य धारा में लाया जाए। ठीक है, ये योजनाएं जो है सुनिश्चित करने के लिए चलाई जा गई है कि जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिले हैं, ठीक है, अवसर यानी अपॉर्चुनिटी, यानी कि उन्हें कोई काम करने का मौका ही नहीं दिया गया। ठीक है, तो उनको क्या अवसर मिल सके। ठीक है, उन्हें और अधिक अवसर प्राप्त हो सके, यानी कि जो रेस में पीछे रह गया है, ठीक है, उसको हम थोड़ा धक्का ला के आगे की ओर बढ़ा सकें। इस दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया एक कदम मध्य भोजन की व्यवस्था है, यानी कि जो मिड डे मील है जो सरकारी स्कूलों में मिलता है, ये एक तरह का ऐसा ही कदम है जिससे लोगों को आगे बढ़ाए। इससे क्या होता है कि लोगों के क्या होता है, जो गरीब लोग होते हैं वे अपने बच्चों को काम में लगा देते हैं। ठीक है, जब वो गरीब होते हैं तो वो काम में अपने बच्चों को लगा देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि वो अपने भोजन की व्यवस्था कर रहे होते हैं। ठीक है, जब वो काम करके क्या अपने भोजन की व्यवस्था कर रहे होते हैं, लेकिन जब ये भोजन उन्हें स्कूल में ही मिलने लग गया है तो स्कूल आने को प्रेरित होंगे। जब वो स्कूल आने को प्रेरित होंगे तो क्या होगी, उनको पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, जब वो पढ़ जाएंगे तो अपने भोजन का इंतजाम खुद से ही करने में सक्षम भी हो जाएंगे, और ये असमानता के खिलाफ अपनी आवाज़ भी उठा पाएंगे। ठीक है, तो साथ ही उनका फिर शोषण भी नहीं होगा। ठीक है, तो जो मध्य भोजन की व्यवस्था की गई, मिड डे मील की व्यवस्था की गई, इस कार्यक्रम के अंदर सभी प्राथमिक जो स्कूल थे उनमें दोपहर खाना मुफ्त दिया जाता था। ठीक है, ये योजना भारत में सबसे पहले तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई। 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों को इसे अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने के निर्देश दिए। यानी कि 2001 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी कि जो सबसे उच्च न्यायालय है, उसने आदेश दिया कि सारे जो राज्य हैं वो अपने स्कूलों के अंदर अगले 6 माह के अंदर ही जो इस तरह की योजना है इसको लागू करें। ठीक है, ये काफ़ी सकारात्मक कार्यक्रम है। उदाहरण के लिए दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब जो बच्चे थे वो अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना और इसे नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू कर दिया। शिक्षक बताते हैं कि पहले बच्चों खाना खाने घर जाते थे और फिर वापस स्कूल लौटकर आते ही नहीं थे। लेकिन अब क्या हुआ, जब से स्कूल में भोजन मिलने लग गया है तो उससे उपस्थिति में सुधार आया है, और वे माताएं जिन्हें पहले अपना काम छोड़कर दोपहर को बच्चों को भोजन खिलाने घर आना पड़ता था, अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता। इस कार्यक्रम से जाति पूर्वाग्रहों को कम से कम को कम करने में भी सहायता मिली है, क्योंकि इसमें क्या होता है, सारे बच्चे एक साथ बैठ के खाना खाते हैं।
ठीक है। इसे जो जातिगत पूर्वाग्रह है इनको भी समाप्त किया जा रहा है बच्चों में से, ठीक है। तो ये क्योंकि बच्चे जो है क्या करते हैं, सभी एक साथ बैठ के भोजन करते हैं, और कुछ स्थानों पर तो भोजन पकाने के लिए दलित महिलाओं को भी काम पर रखा गया है। यानी कि जो इसमें काम करने के लिए कोई ऊंचे वर्ग से लोग आते नहीं है, तो इसमें खाना पकाने के लिए दलित वर्ग के लोगों को रखा जाता है, क्योंकि वो कम पैसे पर ही मिल जाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे एक तो जो सामाजिक दूरी है वो भी कम होती है, ठीक है। जो जातिगत दूरी है वो भी कम होती है। मध्य जो भोजन कार्यक्रम में निर्धन विद्यार्थियों को भूख मिटाने में सहायता भी की है, और जो प्राय खाली पेट स्कूल आते हैं उन्हें इस कारण पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, ठीक है। तो एक क्या हुआ, एक इससे भूख की समस्या भी और कुपोषण की समस्या का भी इसी से सरकार हल निकालने की कोशिश कर रही है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। यद्यपि जो शासकीय कार्यक्रम में अवसरों की समानता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, परंतु अभी भी क्या है, बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि केवल ऐसा कर देने से ये हम पूरी तरीके से समानता के स्तर पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। ये कुछ तो है लेकिन बहुत कुछ नहीं है, ठीक है। तो हमें भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। मध्य भोजन से निर्धन बच्चों को स्कूल में प्रवेश की उपस्थिति तो बढ़ी है, लेकिन फिर भी देश में वे स्कूल जो है अमीर के बच्चे जाते हैं उन स्कूलों में उसे बहुत अलग है, ठीक है। लेकिन एक आप अपना स्कूल देखिए, यानी कि जो सरकारी स्कूल है वो इसकी बात की जा रही है, वो स्कूल में देखिए, और एक जो जहाँ पे अमीर बच्चों के स्कूल बच्चे जा रहे हैं, ठीक है, उस स्कूलों में, यानी इन दोनों स्कूलों के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आज भी आप देखते हैं इसमें असमानता व्याप्त है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जो गरीब बच्चे जो सरकारी स्कूल होते हैं, यानी कि जो जहाँ पे मध्यवर्ती भोजन मिल रहा है वहाँ पे गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, और आज भी देश में कई स्कूल ऐसे हैं जिनमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे दलित बच्चों के साथ भेदभाव और असमानता का व्यवहार किया जाता है। इन बच्चों को वो ऐसी असमान स्थितियों में ढकेला जाता है जहाँ उनके सम्मान की रक्षा नहीं हो पाती। ऐसा इसलिए है क्योंकि कानून बन जाने के बाद भी लोग क्या करते हैं, इन्हें समान समझने से इनकार कर देते हैं, ठीक है। हम कानून बन गए तो कानून आपके साथ साथ हमेशा नहीं घूमेगा, ठीक है। इसके बारे में आपको खुद जानकारी होनी चाहिए, और आप खुद से इतने सक्षम होने चाहिए कि आपके साथ अगर कोई अन्याय हो रहा है या फिर असमानता हो रही है तो आप इसके खिलाफ आवाज़ उठा सके या कोर्ट जा सके, ठीक है। लेकिन गरीब आदमी कहाँ जा सकता है, ठीक है। तो फिर वो क्या होता है, उसे असमानता झेलनी पड़ जाती है। इसका मुख्य कारण यह है कि दृष्टिकोण में बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है, ठीक है। इसका ये भी हो सकता है कि मतलब जो हम कानून तो बना दे रहे हैं, लेकिन जो दृष्टिकोण है लोगों के, ठीक है, उसमें बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है। यानी कि खुद लोग शिक्षित होने के बाद धीरे धीरे सोचने लगते हैं, ठीक है, कि असमानता अच्छी बात नहीं है, ठीक है। यद्यपि जो लोग जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, फिर भी वे जाति, धर्म और अपंगता, आर्थिक स्थिति और महिला होने पर आधारित लोगों को असमानता का व्यवहार करते हैं। वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव है जब लोग यह विश्वास करने लगे कि कोई भी कमतर नहीं है, ठीक है। यानी कि ये इस तरह की समानता कब स्थापित हो जाएगी, जब लोग ये विश्वास करने लग जाएं कि कोई भी व्यक्ति किसी से कमतर नहीं है, ठीक है। तो और समाज में कई लोग जो है सम्मानजनक व्यवहार के अधिकारी हैं, और समाज में जो हर व्यक्ति है वो भी सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है। तो प्रजातांत्रिक समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है, जिसमें व्यक्तियों और समाजों का सहयोग देना होगा, ठीक है। इस पुस्तक में हम इसके बारे में और अधिक पढ़ेंगे, यानी कि हम आगे आने वाले चैप्टर पे और अधिक इसके बारे में जानने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो आप फोटो देख रहे हैं, ठीक है, ये इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये है हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, ठीक है। भीमराव अंबेडकर की। भीमराव अंबेडकर कौन थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, हमारे संविधान सभा के सदस्य थे, ठीक है, और इन्हें संविधान का पिता भी कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इन्होंने संविधान लिखने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और ये क्या थे, एक दलित थे, ठीक है। इन्होंने अपने साथ हुए जो भी जितने भी अन्याय हुए हैं, यानी जितनी भी असमानता इन्होंने झेली है, इन्होंने अपनी पुस्तक में इसके बारे में लिखा है, ठीक है। और इन्होंने कुछ असमानता को लेकर अच्छी बात कही है, ठीक है। आइए हम इसको भी थोड़ा पढ़ने और समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या लिखा है कि अपने सम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। आत्मसम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है, ठीक है। यानी क्या कहते हैं कि आत्मसम्मान यानी कि डिग्निटी ऑफ लाइफ इज जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे बिना व्यक्ति जो है नग्न है, और आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति की कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है, और केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है,
ठीक है। और मनुष्य नाशवान है, हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है, परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और उसके उनके मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। कि हर किसी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने के लिए इससे अधिक अशोभनीय कुछ और नहीं है। ठीक है। यानी कि डॉक्टर अंबेडकर साहब ने ये कहा है कि आत्मसम्मान से रहित जीवन जीने के लिए अशोभनीय और कुछ नहीं है, यानी कि वो आत्मसम्मान को काफी ऊपर रखते हैं। ठीक है। सामाजिक मूल्यों में तो आइए कुछ अन्य लोकतांत्रिक मुद्दों और समानता के बारे में बात करते हैं। शायद आप सोच रहे होंगे, ठीक है, पुस्तक से शायद आप सोच रहे होंगे क्या भारतीय लोकतंत्र ऐसा ही है जहां असमानता का अस्तित्व है, जहां समानता के लिए संघर्ष जारी है। यानी कि जब हम पूरा पढ़ रहे हैं तो इसमें हमें क्या सोच पा रहे हैं कि जैसे भारत जो है, यानी कि जो भारत देश है, इसके अंदर समानता के लिए संघर्ष किया जाना ही शामिल है। ठीक है। तो ये सच तो है, लेकिन संसार के अधिक लोकतंत्र जो देश हैं, ठीक है, ये सच भी है, लेकिन ऐसा सिर्फ भारत के अंदर ही नहीं है, और भी सारे देशों के अंदर इसी तरह की चीजें व्याप्त हैं। ठीक है। समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष सब जगह जारी है। उदाहरण के लिए आप देखेंगे अमेरिका के अंदर, जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूएसए कहते हैं जिसे हम, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें लोग जो अमेरिकन लोग जो थे, अफ्रीकन अमेरिकन लोग, जिनके लोग पूर्वज जो थे गुलाम थे, वो अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन के मुख्य रूप से असमान बताए जाते हैं। यानी कि वहाँ जो काले लोग हैं, ठीक है, वो क्या है, असमान माने जाते हैं। जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी और अमेरिकन अफ्रीका को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन भी हुआ था, और इसमें अफ्रीकी और अमेरिकियों के साथ संयुक्त राज्य में बहुत असमानता का व्यवहार होता था, और कानून में भी उन्हें समानता नहीं थी। ठीक है। यानी कि उन्हें भी कानून भी समान नहीं मानता था 1950 से पहले। तो उदाहरण के लिए अगर आप एक बस की यात्रा कर रहे हैं तो उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था, और जब भी कोई गोरा आदमी वहीं बैठना चाहता था तो उन्हें अपनी सीट उन्हें उठकर देनी पड़ती थी। ठीक है। यानी कि वो जब कोई गोरा आदमी बैठना चाहता है तो उन्हें अपनी बस की सीट देनी पड़ती थी उठ के। ठीक है। तो आइए इसके बारे में और पढ़ते हैं। जो रोजा पार्क्स है, यानी कि आप इस चित्र में देख रहे होंगे, ठीक है, इनकी बात की जा रही है। जो रोजा पार्क्स है, उन्होंने अफ्रीकी और अमेरिकन महिलाएं थी, और जो कि 1 दिसंबर 1955 के दिन भर काम करके थक जाने के बाद वो बस में अपनी सीट पर एक गोरे आदमी व्यक्ति को देने से मना कर दिया था। उस दिन उसने उनके इनकार के बाद अफ्रीकी और अमेरिकियों के साथ असमानता का एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया। ठीक है। जो कि नागरिक अधिकार आंदोलन, यानी कि सिविल राइट्स मूवमेंट के नाम से जाना गया। ठीक है। ये कब था? 1955। ठीक है। यहाँ से एक नागरिक अधिकारों के लिए एक आंदोलन शुरू हो गया। ठीक है। जो कि विश्व भर में जाना गया। ठीक है। 1964 के दिन इसे अधिकार अधिनियम में नस्ल, धर्म, राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव का निषेध कर दिया गया। इसने यह भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूलों में दरवाजे खोले जाएंगे, और उन्हें उन स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे। इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी बच्चे गरीब हैं, और अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल एक ऐसे सरकारी स्कूल में प्रवेश लेना ही सामर्थ्य रखते हैं जहाँ कम सुविधाएं हैं, कम योग्यता वाले शिक्षक हैं। जबकि गोरे विद्यार्थी निजी स्कूलों में जाते हैं और उन क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ पर उनके सरकारी स्कूल का स्तर निजी स्कूलों से जैसा ही ऊंचा होता है। ठीक है। यानी कि कुछ सरकारी स्कूल भी दो तरह के हैं, एक जो है जो निजी स्कूलों के बराबर है, और एक दूसरा है जो कि बहुत उसका स्तर कमजोर है। ठीक है। ये हम अमेरिका की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो आइए आगे चलते हैं। तो भारत के अंदर अनुच्छेद 15, ठीक है, हम अनुच्छेद 15 की बात करते हैं, जिसमें हम समानता की बात की गई है भारत के अंदर। ठीक है। और साथ साथ मैंने आपको बताया था मौलिक अधिकारों का ही भाग है। ठीक है। जो मौलिक अधिकार है, ठीक है, ये उनका भी एक भाग है, जो मौलिक अधिकार होते हैं हमारे। ठीक है। तो आइए हम मौलिक अधिकारों के बारे में हम किसी और चैप्टर में से अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो भारत में जो है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद प्रतिषेध है। ठीक है। यानी कि जो हम इसको देख रहे हैं, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर जो भेद किया जाता है वो प्रतिषेध है, यानी कि वो मनाही है।
ठीक है, उसके करने पे आपको सजा हो सकती है। तो इसमें क्या लिखा गया संविधान में? राज्य किसी नागरिक, ठीक है, जो राज्य है यानी कि स्टेट है यानी सरकार है, वो किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। ठीक है, यानी कि राज्य, स्टेट है, जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो इन इन मामलों को लेकर, ठीक है, यानी कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान या फिर इनके आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं कर पाएगा। इसके केवल नागरिक, धर्म, जाति, मूल वंश, जन्म स्थान या इनके आधार पर दुकानें, सार्वजनिक होटलों और जो सॉरी सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन स्थानों पर प्रवेश या फिर पूर्णतः भागतः राज्य निधि के से पोषित, साधारणतः जनता के प्रयोग में लिए समर्पित कुओं, तालाबों और स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागमों के स्थानों का उपयोग के संबंध में निर्योग्यता, दायित्व और निर्बाधन अन्य शर्त अधीन नहीं होगा। यानी कि हम किसी से भी इस इन आधारों पर समानता या फिर असमानता नहीं ले सकते। ठीक है, नहीं, असमानता का व्यवहार नहीं कर सकते इन आधारों पर, यानी कि धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग के आधार पर हम किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें देखते हैं। हाँ, तो लोकतंत्र के अंदर ये सबसे बड़ी एक चुनौती के रूप में भी कैसे सामने आता है। ठीक है, ये समझते हैं। जो लोकतंत्र है भारत की, जो मतलब जो लोकतंत्र है भारत का ही नहीं, केवल किसी भी देश का आप लोकतंत्र देखेंगे तो वहाँ भी एक प्रकार का इस तरह का संघर्ष व्याप्त है। ठीक है, तो ये है किसी भी देश में किसी भी देश को पूरी तरह लोकतंत्रीय नहीं कहा जा सकता। हमेशा उसमें कुछ ऐसे समुदाय या फिर व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र को नए अर्थ देते हैं। ठीक है, इनमें अधिक से अधिक असमानता पाने के लिए नए नए सवाल उठते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसके केंद्र में वह संघर्ष है जो सब व्यक्तियों को समानता और समान दिलाने का पक्षधर है। एक पुस्तक में आप पढ़ेंगे कि किस तरह से समानता का प्रश्न भारतीय लोकतंत्र में हमारे दैनिक जीवन में विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। इन पाठों में पढ़ते हुए विचार कीजिए कि क्या व्यक्ति जो है समान है या फिर आत्मसम्मान को ऊंचा बनाए रखने के लिए भावना लोगों को किस प्रकार स्वीकार कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। ठीक है, यानी कि आप देखते हैं जितने भी लोकतंत्र हैं, ठीक है, अब जितने भी लोकतंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं उसमें क्या है, संघर्ष चल रहा है, समानता को स्थापित करने के लिए आपसी संघर्ष चल रहा है। ठीक है, हम इसको किसी और वीडियो में इसके जो जितने भी प्रश्न हैं इसको कवर करेंगे। ठीक है, काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो, नहीं तो ठीक है, इसको हम किसी और उसमें कवर करेंगे वीडियो। ठीक है, अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे